नवंबर में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम एक ओडीआई बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए इंडिया आई हुई थी। इस 7 मैच की सीरीज का 5वां ओडीआई मैच ओडिशा के कटक में खेला जा रहा था। चेज करते हुए इंडिया ये मैच जीत गई और इस चेज के स्टार बने द नवाब ऑफ नजफगढ़ वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने सिर्फ 73 बॉल्स में 91 रन जड़ दिए थे। सीरीज के अब तक के 5 मैचेस जीतकर इंडिया 5-0 से इस सीरीज में आगे चल रही थी। एक तरफ जहां क्रिकेटिंग वर्ल्ड में इंडिया जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ इंडिया का इंतजार कर रही थी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी। एक्चुअली जिस दिन ये मैच खेला जा रहा था वो दिन था 26 नवंबर 26/11। इस दिन मुंबई में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसे कोई भारतीय कभी नहीं भूल पाएगा। इस इंसिडेंट के चलते मानो पूरा देश रुक सा गया था और इसी के चलते सीरीज भी बीच में ही रोक दी गई और उसी ओडीआई मैच के बाद इंग्लैंड टीम भी अब वापस चली गई। कुछ हफ्तों बाद क्रिकेट वापस से रिज्यूम हुआ और इंग्लैंड टीम एक बार फिर इंडिया आई, इस बार एक टेस्ट सीरीज के लिए जिसमें होने थे 2 टेस्ट मैचेस। पहला टेस्ट था चेन्नई में। इंग्लैंड ने दोनों इनिंग्स में 300 प्लस स्कोर किए। इनफैक्ट एंड्रू स्टॉस ने दोनों इनिंग्स में सेंचुरी लगाई और इंडिया को थमा दिया 387 का टारगेट। अब जिन्होंने ग्याबा का घमंड टूटते हुए देखा है उन्हें पता है कि 4th इनिंग में 330 के आसपास के स्कोर्स को चेज करना भी काफी ट्रिकी हो जाता है और ये तो था 387। फॉर कॉन्टेक्स्ट उस वक्त तक सिर्फ 3 बार ही 387 से ज्यादा का टोटल बना था, तो ये माना जा रहा था कि इंडिया ये चेज पूरा नहीं कर पाएगी। अब इंडिया को इस सिचुएशन में चाहिए था कुछ स्पेशल। 4th डे ऑलमोस्ट एक सेशन बचा था और ये लास्ट सेशन बहुत ट्रिकी हो जाते हैं। लंबी फील्डिंग के बाद इंडिया के लिए ओपनिंग करने आए गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग। उस वक्त कमेंट्री में किसी ने कुछ ऐसा कहा था कि अगर इंडिया इस मैच को यहां से जीत जाती है तो मानो पूरे भारत देश का मन ही थोड़ा हल्का हो जाएगा, सब में थोड़ा उत्साह आ जाएगा, क्योंकि अदरवाइज उस पॉइंट पे कोई भी क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं था। और ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों क्रिकेट में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। भारत उस वक्त पर एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था। तो ऐसे मुश्किल समय में देशवासियों के चेहरे पर मुस्कान लाने का जिम्मा उठाया वीरेंद्र सहवाग ने। सहवाग ने अपनी दूसरी ही बॉल पर जेम्स एंडरसन को लगाया एक चौका। अपनी चौथी बॉल पे एंडरसन को जब उन्होंने एक और चौका लगाया तब सहवाग उस साल के टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट रन गेटर बन गए। देखो, रन मारना एक चीज होती है, लेकिन सहवाग की ऐसी इंटेंट के साथ बिल्कुल अलग। अगले ओवर में फास्ट बॉलर स्टीव हार्मिसन को 2 चौके पड़े, फिर उनका 5वां ओवर आया तो उन्हें फिर 2 चौके और एक छक्का भी पड़ा। 5 ओवर्स में 45 रन पड़ गए थे और अब इंग्लिश कैप्टन केविन पीटरसन विजिबली परेशान होते हुए दिख रहे थे और अब वो किसी भी तरह सहवाग की सांधी को रोकना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने इनिंग की इतनी जल्दी शुरुआत में ही स्पिनर मॉन्टी पानेसर को बॉल थमाई। लेकिन सहवाग ने इसके जवाब में क्या कहा? आने दो आने दो। और सहवाग ने जो पानेसर की पहली बॉल फेस करी उसी पे बॉल को कहा कि जाओ बाउंड्री के पार से कोई ताजा खबर लेकर आओ। मतलब उन्होंने मार दिया था एक 6। माइंड यू ये टेस्ट मैच चल रहा था, लेकिन सहवाग की बदौलत 5.3 ओवर्स में ही इंडिया ने कंप्लीट कर लिए थे 50 रन। मैच इसी तरह से आगे बढ़ता रहा और सहवाग रन बनाते रहे। अपनी विकेट खोने से पहले सहवाग ने 68 बॉल्स पर 83 रन जड़ दिए थे एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 122 और अब इंडिया का स्कोर था 117। सहवाग ने अपना काम कर दिया था, जहां उन्होंने बाकी के बैट्समैन के लिए एक मजबूत बेस तैयार किया। सहवाग की इनिंग इतनी ज्यादा इंपैक्टफुल थी कि मानो उन्होंने सबको ये भुला दिया था कि उसी दिन इंग्लैंड के एंड्रू स्ट्रॉस और पॉल कॉलिंगवुड ने भी सेंचुरीज लगाई थी। सहवाग की इस नॉक की खास बात यह थी कि इन्होंने इंडिया के आने वाले सभी बैट्समैन के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करा। साथ ही इंग्लिश बॉलर्स भी अब बैकफुट पर आ गए थे। सहवाग ने शुरुआत में ही इतना ज्यादा प्रेशर सोक कर लिया था कि गंभीर को फ्रीली होकर बैटिंग करने का टाइम मिला। गंभीर ने बनाए 66 और सचिन के 103 और युवराज के 85 के दम पर इंडिया वो मैच मिराकुलसली जीत गई। इस जीत के साथ ही आई एम श्योर कि उस वक्त पर इंडिया ने थोड़ा बेहतर महसूस किया होगा और इस जीत को जिस मोमेंटम से हासिल किया गया उसकी शुरुआत करी थी वीरेंद्र सहवाग ने। सहवाग की यही क्वालिटीज तो उन्हें बाकी प्लेयर से बिल्कुल अलग बनाती थी कि चाहे मैच की सिचुएशन कुछ भी हो, वो बिना प्रेशर लिए खेलते थे, बिल्कुल अपनी मस्ती में, बिल्कुल फ्रीली होकर और कई बार तो गाने गाते हुए भी। आजकल जहाँ नई जनरेशन के क्रिकेट फैंस सहवाग को सिर्फ उनकी कमेंट्री और कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस के लिए जानते हैं, वही मेरी इस वीडियो के साथ ये कोशिश रहेगी कि मैं उन सभी मॉडर्न क्रिकेट फैंस को ये समझा सकूं कि हाउ गुड ऑफ अ प्लेयर सहवाग वाज। OTT Play। अगर आप वीरेंद्र सहवाग के विकिपीडिया पेज पर जाओगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर मेड बाय एन इंडियन इन टेस्ट, मोस्ट रन्स एज एन ओपनर इन ऑल फॉर्मेट्स, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट इन टेस्ट, फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट, 2 बार 300 बनाने वाले 4 बैट्समैन में से एक वक्त पर इनके नाम था ओडीआई में फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड, फास्टेस्ट 250 इन टेस्ट। मैं गिनते गिनते थक जाऊंगा और आप सुनते सुनते, लेकिन ये फैक्ट्स, नंबर्स और स्टार्स हमें ये नहीं बता पाएंगे कि हाउ गुड ऑफ अ प्लेयर सहवाग रियली वाज। इसलिए मैं आपको इन नंबर्स के आगे ले जाना चाहूंगा। सहवाग आपके टिपिकल टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं थे। टेक्स्ट बुक टेक्निक चाहिए, सहवाग की तरफ मत देखो। फुट मूवमेंट चाहिए, सहवाग की तरफ मत देखो। टेस्ट ओपनर चाहिए जो आराम आराम से खेले, तो भी सहवाग की तरफ मत देखो।
लेकिन अगर चाहिए दुनिया की बेस्ट हैंड आई कोऑर्डिनेशन तो फिर सहवाग की तरफ ही देखो। सहवाग के कोच एएन शर्मा से जब पूछा गया कि सहवाग की कौन सी इनिंग एक कोच के तौर पर उनकी फेवरेट है तो उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि आप शायद मेरा जवाब बिलीव नहीं करोगे, लेकिन उनके स्कूल डेज की एक पारी जब दिल्ली स्कूल्स यूपी स्कूल्स के अगेंस्ट एक मैच खेल रहे थे। सहवाग की टीम हार रही थी, लेकिन सहवाग आए, तेजी से 60 रन बनाए और पूरा पासा ही पलट दिया। यूपी की टीम के बॉलर्स हक्के बक्के रह गए और सहवाग की टीम वो मैच जीत गई। शायद तभी कोच एएन शर्मा को सहवाग का टेम्पलेट दिख गया था कि ये प्लेयर आगे चलकर एक गेम चेंजर बनेगा। सहवाग 15 साल के थे जब पहली बार एएन शर्मा ने उन्हें बैटिंग करते हुए देखा, और कोच एएन शर्मा ने एक चीज जो बहुत ही कमाल की करी वो ये करी कि उन्होंने सहवाग की टेक्निक के साथ कभी कोई छेड़छाड़ नहीं करी। सहवाग के पास गॉड गिफ्टेड हैंड आई कोऑर्डिनेशन था। अकॉर्डिंग टू शर्मा सर, बॉलर के हाथ से निकलने से पहले ही वो बॉल को पढ़ लिया करते थे और फिर उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन ऐसी रहती थी कि बिना ज्यादा फुट मूवमेंट के वो शॉट्स मार दिया करते थे और फिर इसी टेक्निक से वो एक रन मशीन बने। संजय मांजरेकर ने एक बार कहा था कि शर्मा सर को क्रेडिट दिया जाना चाहिए। अगर उन्होंने सहवाग की टेक्निक के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की होती तो हमें आज जो सहवाग दिखता है वो नहीं दिखता। और साथ ही क्रेडिट जाना चाहिए सौरव गांगुली को भी, जिन्होंने सिर्फ 23 साल के वीरेंद्र सहवाग पर भरोसा दिखाया और उन्हें साउथ अफ्रीका के मुश्किल टेस्ट दौरे पर टीम में लिया। लोगों को डाउट्स तो डेफिनेटली थे, लेकिन सौरव गांगुली ने कहा कि लड़का खेलेगा। और जब साउथ अफ्रीका में दादा की विकेट गिरी तो टीम संकट में थी। 4 विकेट्स खोकर इंडिया का स्कोर सिर्फ 68 था। ऐसी तनाव भरी सिचुएशन में वीरेंद्र सहवाग अपना टेस्ट डेब्यू करने आ रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, जड़ दिया शतक। अपने आइडल सचिन तेंदुलकर के साथ 220 रन की पार्टनरशिप जोड़ी और टीम की नौका को स्टेबिलिटी दी। इस इनिंग्स में सहवाग ने शॉन पॉलक, नेंती हेवर्ड्स, मकाया नितनी और जैक कैलिस जैसे बॉलिंग लाइनअप के पेशेंस की कड़ी परीक्षा ली। अपने डेब्यू में ही सहवाग का यह शतक मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग करते हुए आया था और उस वक्त पर इंडियन टीम का मिडिल ऑर्डर काफी कॉम्पिटिटिव था, जहां इन पोजीशंस पर ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स के होने की वजह से किसी नए प्लेयर की जगह बन पाना मुश्किल लग रहा था। यूं मानो कि मुंबई के 2x2 के घरों में जगह मिल जाती, लेकिन उस वक्त पर इंडियन टीम के मिडिल ऑर्डर में ना बाबा ना। युवराज सिंह से ही पूछ लो, उन्हें भी इंडिया के मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में दादा ने ही वीरू को बोला कि बाहर बैठने से अच्छा तुम टेस्ट में ओपनिंग करो। थोड़ी झिझक जरूर थी, लेकिन दादा ने कहा कि अगर हिडन और लैंगर कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। और फिर सहवाग ने क्या करा, ओपनिंग करते हुए पहली इनिंग में 84 रन जड़ दिए, और वो भी कहां, होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड स्टेडियम में। फिर इससे अगले मैच में उन्होंने बनाए 106। सीधा ओपनिंग करना और फिर ऐसी बैटिंग, इस तरह की एडजस्टमेंट के लिए स्किल तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन इसके ऊपर से चाहिए कड़ी मेंटल स्ट्रेंथ। सहवाग ने दम दिखाया और एक बार नहीं बल्कि बार बार दिखाया, और इसी से फिर इंडियन टीम के बाकी बैट्समैन की भी हिम्मत बढ़ने लगी। ये एक रिस्पेक्ट में इंडियन क्रिकेट के लिए एक बड़ा ही रेवोल्यूशनरी टाइम था, जहां इंडियन टीम पहली बार मैचेस जीतना शुरू कर रही थी, जहां बहुत टफ सिचुएशंस में भी इंडियन टीम कुछ मैचेस जीत रही थी, जो इससे पहले कभी नहीं होता था। सहवाग की प्रेजेंस में बाकी पूरी टीम को पता होता था कि है एक प्लेयर जो मैच की शुरुआत में ही मैच का फेट डिसाइड कर देता है, और इसी वजह से बाकी प्लेयर्स काफी खुलकर खेल पाते हैं। दादा ने इसमें एक बड़ी मस्त बात बोली थी कि जब उन्होंने अपना करियर शुरू करा था तब एक ओपनर बॉल को लीव कर करके बॉल को पुरानी करता था, लेकिन सहवाग वो तो बॉल को मार मार के पुरानी करता है। इसके बाद अगले 4 साल तक सहवाग का टेस्ट क्रिकेट में एक गोल्डन फेज चला, जहां उन्होंने इन 4 सालों में रनों का अंबार लगा दिया था। इन 4 सालों में उन्होंने लगाई 11 सेंचुरीज और 10 हाफ सेंचुरीज। इन्हीं में से एक मैच में सहवाग एमसीजी में बैटिंग करते हुए 195 पर थे। अब कोई दूसरा प्लेयर होता तो 200 रन पूरे करने के लिए एक थोड़ा सेफ अप्रोच लेता, लेकिन सहवाग ने 200 रन पूरे करने की कोशिश करी एक 6 के साथ, लेकिन वो इस 6 मारते हुए आउट हो गए। आम और कन्वेंशनल प्लेयर होता तो वो इसको अपनी गलती मानता और अगली बार जब किसी बड़े माइलस्टोन के पास पहुंचता तो बड़ी ही सेफली उस माइलस्टोन को अचीव करने की कोशिश करता। लेकिन सहवाग की यही बेबाकी तो उन्हें दूसरे प्लेयर से अलग बनाती थी। इसके कुछ ही महीनों बाद जब मुल्तान में बैटिंग करते हुए सहवाग 300 रन के करीब पहुंच रहे थे, तो उन्होंने 300 रन पूरे करे एक 6 लगाकर और ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले इंडिया के पहले बैट्समैन बन गए। इस मैच में सहवाग की ये पारी इतनी ज्यादा इंपैक्टफुल थी कि उनकी ट्रिपल सेंचुरी की वजह से इंडिया ने पहली इनिंग में 675 रन बना दिए थे, और फिर इंडिया ने पाकिस्तान को दोनों इनिंग्स में ऑल आउट कर दिया, जहां पाकिस्तान ने पहली इनिंग में बनाए 407 रन एंड दूसरी इनिंग्स में बनाए 216 रन, और इनको मिलाकर भी ये 675 से कम रहते हैं। और इस तरह से इंडिया ये मैच 52 रन और एक इनिंग से जीत गई। मुल्तान के स्टेडियम में खेले गए इसी मैच से सहवाग को एक और नया नाम मिल गया, मुल्तान का सुल्तान। उन्होंने इसके बाद लाहौर में बैटिंग करते हुए एक बार फिर 250 रन का आंकड़ा पार करा। 2004 के आसपास ही वीरेंद्र सहवाग के लिए टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फेज आया, जहां वो जब भी एक शतक जड़ रहे थे तो वो एक छोटा शतक नहीं होता था कि 110 या 120 रन, ना। वीरू 150 से नीचे बात ही नहीं करते थे। 2004 से 2008 के बीच वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट में 11 सेंचुरीज लगाई,
और ये सभी 150 प्लस स्कोर्स थे और इसी में उनकी 3 डबल सेंचुरीज और 2 ट्रिपल सेंचुरीज भी शामिल थी। लेकिन इसी बीच वो एक बार टीम से बाहर भी हो गए थे। बात है 2007 की, जब व्हाइट बॉल हो या रेड बॉल, वीरू की फॉर्म उनका साथ छोड़ती हुई दिख रही थी। पहले तो सहवाग को टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया और फिर 2007 के इंग्लैंड टूर की ओडीआई टीम में भी सहवाग नहीं दिखे। हालांकि टी20 टीम में तो वीरू थे, उन्होंने 2007 का टी20 वर्ल्ड कप भी जीता था और 40 और 68 रन की इंपैक्टफुल पारियां भी खेली थी। लेकिन टेस्ट में वो पिक नहीं हो रहे थे और न ही किसी और बड़ी सीरीज में। इंग्लैंड टूर, फिर पाकिस्तान का इंडिया टूर, ऐसी बड़ी बड़ी सीरीज में एक नाम मिसिंग रहने लगा, सहवाग का। लेकिन फिर इंडिया गई ऑस्ट्रेलिया के पिछले टूर पर ही सहवाग ने ऑस्ट्रेलियन टीम को ये टीजर दे दिया था कि अगर इंडियन टीम में द्रविड़ का धीरज है तो सहवाग की स्पीड भी है। फिर आया पर्थ का टेस्ट। ये वही मैच था जहां हरभजन सिंह और लेट एंड्रयू साइमंस की वो कंट्रोवर्सी हुई थी। इस मैच के लिए टीम में सहवाग की वापसी हो रही थी। पहली पारी में 29 और फिर दूसरी में 43, नथिंग स्पेशल। लेकिन इरफान पठान के ऑलराउंडर कंट्रीब्यूशन से इंडिया ये मैच जीत गई। लेकिन अभी तो सहवाग की री एंट्री की कहानी बस शुरू हुई थी। जिन लोगों को डाउट्स थे कि सहवाग को टीम में वापस लेना चाहिए या फिर नहीं, उनके डाउट्स अब अगले मैच में क्लियर होने वाले थे। पहली इनिंग में सहवाग ने बनाए 63, लेकिन दूसरी पारी में इंडियन टीम के साथ एक प्रॉब्लम हो गई, बड़ी प्रॉब्लम। टीम का स्कोर कार्ड बताता हूं। इरफान पठान ने सहवाग के साथ ओपनिंग करी और बनाए 0 रन्स। राहुल द्रविड़ सिर्फ 11 रन्स बनाकर रिटायर्ड हिट हो गए। सचिन 13 रन्स, दादा 18, लक्ष्मण 12 और एमएस धोनी सिर्फ 20। मैच हार सकते थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास पहली इनिंग के बाद ही 37 रन्स की लीड भी आ चुकी थी। लेकिन ऐसे कैसे भैया जी, अभी तो नवाब ऑफ नजफगढ़ वीरू खेल रहे थे। जब द्रविड़ रिटायर्ड हिट हुए वापस लौटे तब इंडिया का स्कोर था 57, जिसमें से इरफान पठान 0 एंड द्रविड़ ने करे थे 11। जब सचिन आउट हुए 13 पे तब बाकी बैटर्स का कंट्रीब्यूशन था 0, 11 एंड 13 और टीम का स्कोर था 128। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। एक तरफ से दूसरे प्लेयर्स आउट होते रहे, लेकिन दूसरी तरफ से सहवाग रन्स बनाते रहे। यूं मानो उन्होंने सभी प्लेयर्स के रन्स बनाने का जिम्मा खुद अपने ऊपर ले लिया था। जब बाकी के 7 बैट्समैन ने 0, 11, 13, 18, 12 और 20 रन्स का कंट्रीब्यूशन किया, तब अकेले सहवाग ने बनाए 151 रन्स। दिस इज व्हाट इंपैक्ट लुक्स लाइक। ये होता है इंपैक्ट। एक बार फिर से सहवाग ने 121 को यह आश्वासन दे दिया था कि ही बिलोंग्स टू द बिगेस्ट स्टेज। कुछ इस तरह इंडिया ने वो मैच बचा लिया। साथ ही हुआ सहवाग का कमबैक और यहीं से शुरुआत होती है सहवाग के एक नए फेज की। इसके अगले ही मैच में आया उनका करियर बेस्ट, जहां उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बना दिए थे 319 रन्स। फिर श्रीलंका के अगेंस्ट नॉट आउट 201 रन्स। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्हीं के घर में 2 90 प्लस स्कोर्स। फिर एक बार फिर श्रीलंका के अगेंस्ट 131 और 293 रन की पारी। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2010 में 2 शतक। एज हंसा भाभी सेज, मैं तो थक गया रे भाई साहब। इसी फेज में सहवाग नंबर 1 टेस्ट बैटर भी बने। अब ओडीआई फॉर्मेट में रोहित शर्मा की 3 डबल सेंचुरीज के बाद बहुत लोग ये भूल गए हैं कि एक वक्त पर ओडीआई में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर का रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग होल्ड करते थे, जब उन्होंने इंदौर में बतौर कैप्टन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेलते हुए 219 रन जड़ दिए थे। इस मैच में मानो जिम्मेदारी की पाबंदियों से आजाद होकर वीरेंद्र सहवाग ने धागा खोल दिया था, जब उन्होंने 219 रन सिर्फ 149 बॉल्स पर लगा दिए थे। 25 चौके और 7 छक्के और वेस्ट इंडीज के गेंदबाज हो गए थे बहुचक्के ऑपोजिशन के बैटर्स भी हो जाते थे जब वीरेंद्र सहवाग बॉलिंग करने आते थे और उनकी बॉलिंग को हल्के में लेकर बैटर्स अपनी विकेट खो देते थे। इसका सबूत है कि वीरू ने 146 ओडीआई मैचेस में बॉलिंग करी थी और उन्होंने 96 विकेट्स ली थी, जिसमें उनका एक 4 विकेट हॉल भी शामिल है, जो उन्होंने 2010 के एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ लिया था, जहां उन्होंने सिर्फ 6 रन देकर 4 विकेट्स ली थी। अब ये तो तुम्हें नहीं पता था। अब ऑनेस्टली मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या तुम्हें ये बात पहले से पता थी कि नहीं। इसके अलावा उन्होंने एक टेस्ट मैच में 5 विकेट हॉल भी लिया हुआ है, वो भी माइटी ऑसीज के अगेंस्ट। मैथ्यू हेडन, रिकी पॉन्टिंग, माइकल हसी, शेन वॉटसन और कैमरन वाइट, इन सब के विकेट्स ली थी वीरू ने। अनबिलीवेबल। अगर हम वीरू की ओवरऑल ओडीआई परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने अब तक 251 ओडीआई मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने रन्स बनाए 8273 रन्स, जहां उनका एवरेज था 35 और स्ट्राइक रेट था 104। इसमें उनकी 15 सेंचुरीज और 38 हाफ सेंचुरीज भी शामिल हैं। वहीं अगर हम उनकी टेस्ट स्टैट्स को देखें तो उन्होंने 104 टेस्ट मैचेस में 8586 रन्स बनाए, जहां उनका एवरेज था 49 और स्ट्राइक रेट था 82। इसमें उनकी 23 टेस्ट सेंचुरीज और 32 हाफ सेंचुरीज भी शामिल हैं। ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग ने 38 सेंचुरीज लगाई। आप कन्विंस हो गए या मैं और बोलूं? देखो, अगर आप टेंशन, थ्रिल, एक्साइटमेंट नहीं चाहते हो और सेफ्टी चाहते हो तो सहवाग वाज नॉट द प्लेयर फॉर यू। लेकिन अगर आप ऑन द एज ऑफ योर सीट स्पोर्ट्स थ्रिलर टाइप चीज देखना चाहते थे तो सहवाग वाज द प्लेयर फॉर यू। एक फैन के तौर पर वो आपको कभी शांति से नहीं बैठने देते। एक रोलर कोस्टर की तरह सफर में उतार चढ़ाव चलता ही रहता। जैसे 2002 के एक टेस्ट की पहली इनिंग में उन्होंने बनाए 106 और दूसरी में 0। फिर इसी तरह 2010 में श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट में पहली इनिंग में बनाए 109
और दूसरी में 0। तो कई बार सहवाग के साथ छोटी मोटी डिसअपॉइंटमेंट्स के लिए भी रेडी रहना पड़ता था, लेकिन उन्होंने अपने पूरे करियर में डिसअपॉइंटमेंट से ज्यादा दी एक्साइटमेंट और थ्रिल, और साथ ही दी कई सारी मेमोरीज। जैसे 2011 के वर्ल्ड कप के मैचेस में पहली ही बॉल पर बाउंड्री। भला कोई और दे सकता है ऐसी मेमोरीज? सहवाग जो थे ना, वो अपने टाइम के एक डिफाइनिंग प्लेयर थे। वो उन कुछ प्लेयर्स में से रहे जिन्होंने पूरी दुनिया के क्रिकेट को ही एक नई शेप दी। हर मैच के साथ ही क्रिकेट के एनवेलप को और आगे पुश किया, और कई मायनों में बैटिंग को ही रीडिफाइन करा। तो कमिंग टू द एंड, आई रेस्ट माय केस। दिस इज हाउ गुड सहवाग वाज। थैंक यू।